जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कीन्स का रोजगार सिद्धांत। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, इससे पहले हमने परंपरावादी रोजगार के सिद्धांत को समझा हुआ है, जिसके अंतर्गत क्या था, जेवीसे का नियम आता है। जेवीसे का मतलब कि से का बाजार नियम, और उसके अंतर्गत क्या होता है, से क्या कहते हैं कि आप सिर्फ उत्पादन कीजिए, उत्पादन अपनी मांग को स्वयं ही जन्म देगा, और जो समग्र मांग समग्र पूर्ति है वह स्वतः ही क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब कि जितना उत्पादन होगा उतना ही उपभोग हो जाएगा। ठीक, ये था परंपरावादी सिद्धांत। और जब जो कीन्स का हम रोजगार सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ये है आधुनिक सिद्धांत। इसे हम आधुनिक विचारधारा का सिद्धांत भी मान सकते हैं। चलिए समझते हैं। तो कीन्स का सिद्धांत क्या है, सबसे पहले हम इसके बेसिक को समझ लें। तो जैसे कि हमने परंपरावादी रोजगार सिद्धांत को समझा, परंपरावादी रोजगार सिद्धांत के अनुसार उत्पादन किया जाता था और उसका उपभोग हो जाता था, ये उनका मानना था। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं और 1929-30 में एक भयानक मंदी विश्व ने देखी। ठीक है, तो वो जो परंपरावादी सिद्धांत था उसकी आलोचना हुई और 1936 में, कब, 1936 में कीन्स ने अपनी पुस्तक प्रकाशित की, जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या था, ये पुस्तक का नाम बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको ध्यान में रखना है। कब प्रकाशित हुई थी ये, 1936 में। तो आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये काम आता है। चलिए, तो इसके अंतर्गत ये सिद्धांत की अवधारणा है, इस सिद्धांत की व्याख्या की गई है। देखिए, सिद्धांत की व्याख्या बड़े स्तर पर की गई है यदि आप पुस्तक में देखेंगे तो, लेकिन हमें उतना नहीं समझना है। हम केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और हम ये मान लें कि जो परीक्षा में पूछा जा सकता है और हमारे जो सिलेबस में है हम उसी को ही समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परंपरावादी रोजगार का जो सिद्धांत था वो था दीर्घकालीन अवधारणा, और ये जो कीन्स का रोजगार सिद्धांत है ये है अल्पकालीन अवधारणा। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद रोजगार का जो सिद्धांत है ये क्या है, आय निर्धारण का भी सिद्धांत है। तो आय निर्धारण का सिद्धांत हम पहले पढ़ चुके हैं कीन्स का दो क्षेत्रीय मॉडल में। दो क्षेत्रीय मॉडल में मतलब कि जहां पर परिवार और फर्में होती हैं उसी को एक अर्थव्यवस्था मान लिया जाता है। तो वहां पर जिस प्रकार से हमने आय का निर्धारण किया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हमें रोजगार का निर्धारण करना है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कीन्स का जो आय निर्धारण का मॉडल है वही क्या है, रोजगार निर्धारण का या फिर रोजगार सिद्धांत भी है। इतना समझ लिया। अब चलिए इसकी व्याख्या पर चलते हैं। तो व्याख्या को हम दो लाइन में या एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाकर याद कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में, अब पहले जो परंपरावादी सिद्धांत था वो किसका था, एक प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसमें सरकार का हस्तक्षेप क्या था, वर्जित था, मतलब कि सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कीन्स कहते हैं कि सरकार का हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। यदि मुद्रास्फीति या अपस्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है तो सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक, किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर समग्र मांग कीमत तथा समग्र मांग पूर्ति कीमत पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है, एक तो समग्र मांग कीमत और दूसरा समग्र पूर्ति कीमत। ये दोनों चीजें यदि आप नई सोच रहे हैं तो नया कुछ नहीं है। जो समग्र मांग है, समग्र पूर्ति है, वो ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि वहाँ पर समग्र मांग की बात हो रही है, यहाँ पर समग्र मांग कीमत की बात हो रही है। कि यहाँ पर हम एक प्रकार से मूल्य को शामिल कर रहे हैं। मूल्य को शामिल कर रहे हैं मतलब कि, तो समग्र मांग का यदि हम कॉन्सेप्ट समझें तो समग्र मांग क्या होगी, समग्र मांग एक प्रकार से उत्पादकों की वह प्रायोजित आय होगी जो कि उन्होंने उत्पादन किया है एक निश्चित रोजगार स्तर पर श्रमिकों को नियोजित करके। तो जितना भी उत्पादन हुआ है उसे बेचकर जो आय प्राप्त होगी वो क्या होगी, समग्र मांग कीमत होगी। तो समग्र मांग का कॉन्सेप्ट ये है। इसके बाद समग्र पूर्ति। अब ये समग्र जो पूर्ति है इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि समग्र पूर्ति जो है वह कम से कम यानी कि न्यूनतम मूल्य होगा जो कि उत्पादकों को अपना उत्पादन यानी कि अपना सामान जो उन्होंने उत्पादन किया है उसको बेचने के बाद प्राप्त होना ही चाहिए। होना ही चाहिए मतलब कि
एक प्रकार से क्या है, ये समग्र पूर्ति कीमत है, ये क्या होती है, उत्पादन की लागत। उत्पादन की लागत मतलब कि जिस भी वस्तुओं का जितनी मात्रा में उत्पादन किया गया है तो उनकी जो लागत है वो यदि उत्पादकों को नहीं मिलती है तो उस स्तर पर, कौन से, रोजगार के उस स्तर पर वह रहना पसंद नहीं करते हैं। क्या करेंगे, यदि उन्हें लागत ही नहीं मिलेगी तो उत्पादन में कमी करेंगे, इससे रोजगार कम होगा। उत्पादन बंद करेंगे तो लोगों को काम से निकालेंगे, लोगों को काम से निकालेंगे मतलब कि बेरोजगारी होगी, तो रोजगार के उस स्तर को वह बनाकर रखना पसंद नहीं करेंगे, तो वो क्या होगी, समग्र पूर्ति कीमत होगी। ठीक है, अब देखिए इतना कॉन्सेप्ट कर लिया क्लियर। इसके बाद हमें सीधे कहाँ चलना है, जिस प्रकार से हमने आय का निर्धारण किया था। ठीक है, कीन्स के 2 क्षेत्रीय मॉडल में हमने आय का निर्धारण किस प्रकार से समझा था कि भाई समग्र मांग समग्र पूर्ति वक्र को जिस जगह पर काट देगी वहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति दोनों बराबर हो जाएंगी और वही बिंदु क्या होगा, संतुलन का बिंदु होगा जहां पर आय का निर्धारण होगा। अब आय का निर्धारण और रोजगार सिद्धांत या फिर रोजगार के स्तर का निर्धारण दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही चीज हम समझ चुके हैं, तो वही कॉन्सेप्ट, वही टेबल और वही ग्राफ यहां पर हमें बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y अक्ष और ये x अक्ष। इस पर हम अभी किसका स्तर निर्धारित कर रहे हैं, रोजगार का। तो यहां पर लिख लीजिए आप रोजगार और आय भी लिख लीजिए, क्योंकि ये एक प्रकार से आय निर्धारण का भी सिद्धांत है। और यहाँ पर हम प्रेजेंट करेंगे समग्र मांग कीमत को और समग्र पूर्ति कीमत को, तो इनके हम शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं। ये होता है एग्रीगेट डिमांड और दूसरा होता है एग्रीगेट सप्लाई। इतना हो गया। अब देखिए, यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपकी पुस्तक में काफ़ी सारे ग्राफ दिए हैं तो सबको भूल जाइए, हमें सिंपल तरीके से याद रखना है। यदि आप सिंपल तरीके से समझ लेंगे तो आसानी से आपको याद भी रहेगा और इसकी आप व्याख्या भी कर पाएंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक पूर्ति वक्र बनाना है। ये क्या हो जाएगा हमारा AS वक्र। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने देखिए जब रोजगार आय का निर्धारण किया था तो वहां पर जो टेबल और ग्राफ यूज किया था, तो टेबल आप वहीं की भी ले सकते हैं और यदि आप टेबल के साथ साथ लेके चलेंगे तो और अच्छे से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसके बाद ये होगा क्या, समग्र पूर्ति वक्र। तो ये क्या हो जाए, सॉरी, ये होगा समग्र मांग वक्र, तो ये हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड। अब इस बिंदु पर क्या किया है, दोनों ने एक दूसरे को काटा है, तो ये बिंदु तो क्या होगा, ये संतुलन का बिंदु होगा। अब संतुलन का बिंदु है मतलब कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आय का निर्धारण हो रहा है। ये ई पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस बिंदु के नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पर जो बाय मात्रा है ये आय को भी प्रेजेंट कर सकती है। यदि हम आय ज्ञात करेंगे, आय का निर्धारण करेंगे तो आय को प्रेजेंट करेगी, और यही मात्रा रोजगार के स्तर को भी प्रेजेंट करेगी। मतलब रोजगार का स्तर भी यही बिंदु दिखाएगा और आय का बिंदु भी यही दिखाएगा। मतलब राष्ट्रीय आय का निर्धारण भी इसी बिंदु पर होगा और रोजगार के स्तर का निर्धारण भी इसी बिंदु पर होगा। दोनों का बस एक ही ग्राफ है, एक ही कॉन्सेप्ट है, जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति बराबर हो जाए। इतना हो गया। तो ये तो एक प्रकार से क्या हो गई है, हमारे नियम की व्याख्या हो गई है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें हमें अवश्य ही इस नियम के अंतर्गत समझना चाहिए, उन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद कीन्स क्या कहते हैं कि रोजगार का निर्धारण यहाँ पर तो होगा, लेकिन परंपरावादी सिद्धांत क्या था कि समग्र पूर्ति और समग्र मांग स्वतः ही क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। जितना उत्पादन होता है उतना उपभोग हो जाता है। ठीक है, और जो वस्तु की कीमत और मजदूरी की दर है उसमें सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये हम परंपरावादी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। वहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा तो क्या होंगी, मजदूरी की दर गिरेगी, जिससे सबको रोजगार प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो परंपरावादी सिद्धांत था वह पूर्ण रोजगार की स्थिति को मानकर चलता था। लेकिन कीन्स क्या कहते हैं, कीन्स कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में कभी भी पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं होती है। कभी अपूर्ण रोजगार की स्थिति होती है या अल्प रोजगार की स्थिति होती है, कभी पूर्ण रोजगार की स्थिति भी हो सकती है और कभी अति पूर्ण रोजगार की स्थिति भी हो सकती है। तो ये 3 स्थितियों पर भी हम चर्चा कर लेंगे। चलिए सबसे पहले इसकी महत्वपूर्ण ये 4 बातें हम समझ लेते हैं जो कि हमें जानना जरूरी है। अब देखिए, सबसे पहली बात, रोजगार में वृद्धि के साथ साथ एडी और एएस मतलब कि समग्र मांग, या तो हम कीमत भी कह सकते हैं या फिर सिर्फ समग्र मांग।
ठीक है, जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति भी बढ़ते हैं। अब लेकिन दूसरी बात इसमें यह भी याद रखना है कि रोजगार के ऊंचे स्तर पर, किस स्तर पर, मतलब कि जैसे यहाँ तक हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊंचा स्तर हो जाएगा, मतलब कि रोजगार बढ़ रहा है। इस स्तर पर क्या होता है कि एएस जो होता है, मतलब कि समग्र पूर्ति वक्र जो होता है वह समग्र मांग वक्र से तेज बढ़ता है। दूसरी बात ये याद रखना है। तीसरी बात देखिए, एडी घटती दर से बढ़ता है तथा एएस बढ़ती दर से बढ़ता है। मतलब समग्र मांग जो है वह बढ़ती तो है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ती है, और जो समग्र पूर्ति है वह बढ़ती हुई दर से बढ़ती है। इस कारण से क्या हो जाता है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि जो हमारा एएस वक्र होता है, एएस वक्र मतलब कि समग्र पूर्ति कीमत वक्र, ये क्या हो जाता है, बाय अक्ष के समांतर हो जाता है। कौन सी अक्ष के, बाय अक्ष के। बाय अक्ष कौन सी है, ये वाली जो खड़ी रेखा है ये बाय अक्ष होती है, और जो आड़ी रेखा है ये क्या होगी, एक्स अक्ष। तो एक समय कैसा आता है कि देखिए, सबसे पहले तो क्या याद रखना है कि जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ता जाता है समग्र मांग भी बढ़ती है, समग्र पूर्ति भी बढ़ती है, ठीक। लेकिन रोजगार के ऊंचे स्तर पर, मतलब रोजगार का स्तर अच्छा हो जाता है, अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता है, वहां पर जो समग्र पूर्ति वक्र है या समग्र पूर्ति है वह समग्र मांग से तेज बढ़ती है, और जो समग्र मांग की दर होती है वह घटती दर से बढ़ती है, जबकि समग्र पूर्ति बढ़ती हुई दर से बढ़ती है। इसके बाद एक समय ऐसा आता है कि जो समग्र पूर्ति वक्र एएस वक्र, एएक्स यानी कि एएस वक्र या समग्र पूर्ति वक्र क्या होता है, बाय अक्ष के समांतर, यानी कि जैसा बाय अक्ष होती है इसके क्या हो जाता है, समांतर, इसके साथ साथ चलने लगता है, पैरेलल हो जाता है। अब ये क्यों हो जाता है, इसका एक कारण होता है। क्या कारण होता है कि हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं, कई बार चर्चा भी कर चुके हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, जो भी अर्थव्यवस्था होती है, हर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो संसाधन होते हैं, उत्पादन के जो साधन होते हैं वो कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। सीमित मतलब कि यदि सभी संसाधनों को रोजगार मिल जाता है उसके बाद हम उनको बढ़ा नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में 100 मजदूर हैं, तो यदि 100 मजदूरों को रोजगार मिल गया है तो उसके बाद क्या होगा, हम और मजदूर कहीं से उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि दूसरे देशों से मजदूर आते हैं तो फिर उत्पादन के साधनों में वृद्धि होगी, मतलब कि श्रम में वृद्धि होगी। अन्यथा हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितने मजदूर थे सभी को काम मिल चुका है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। इस कारण से जो समग्र पूर्ति वक्र होता है ये बाय अक्ष के समांतर हो जाता है, और इसका मतलब क्या रहता है कि ये यहाँ तक क्या है, यदि इस बिंदु पर हम देखें, इस बिंदु पर हम जाएंगे तो यहाँ पर ये क्या है, जैसे हम लेबर को प्रेजेंट कर दें तो यहाँ तक की जो लेबर है इसको तो काम मिल गया है इस बिंदु पर, लेकिन बाकी की जो लेबर है जैसे L से लेकर L1 तक, ये L1 मान लीजिए, यहाँ की जो लेबर है ये क्या है, बेरोजगार है, इसको काम नहीं मिला है। ठीक है, तो इसकी जो 3 स्थितियाँ जिनकी कीन्स विवेचना करते हैं कि अर्थव्यवस्था में 3 स्थितियाँ हो सकती हैं। पूर्ण रोजगार की स्थिति होना ये जरूरी नहीं है, जैसे कि परंपरावादी सिद्धांत में कहा गया था कि हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है, लंबे समय तक मांग और जो पूर्ति है उसको अपने ऊपर रहने दीजिए, स्वतः ही वो बराबर रहते हैं। अब उसका खंडन था इस प्रकार से, इसमें 3 स्थितियां कौन कौन सी होती हैं। पहली स्थिति है अपूर्ण या अल्प रोजगार की स्थिति। कौन सी स्थिति, अपूर्ण या अल्प रोजगार की स्थिति। देखिए तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। इसमें क्या होता है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों बराबर तो होती हैं, लेकिन पूर्ण रोजगार के बिंदु पर पहुंचने से पहले ही क्या हो जाता है कि जो समग्र मांग होती है वह समग्र पूर्ति वक्र को काट देती है, जिससे जो संतुलन का बिंदु है या फिर आय का निर्धारण है वह पहले हो जाता है। इससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में कई सारे मजदूर क्या रह जाएंगे, बेरोजगार रह जाते हैं। देखिए इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले यदि हम पूर्ति का वक्र बनाएं, यानी कि समग्र पूर्ति का, पहले ये इस प्रकार से जाएगा, उसके बाद जहां तक हमारे संसाधन होंगे ये फिर ऐसा हो जाएगा, यानी कि बाय अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब यदि जैसे कि समग्र मांग वक्र ऐसा जाता है और इसको पहले ही काट देता है, इस बिंदु पर काट दिया तो यहाँ क्या हो गया, ये संतुलन का बिंदु या फिर
रोजगार का निर्धारण, ये यहाँ पर क्या हो गया है, रोजगार का निर्धारण हो गया है। लेकिन यहाँ से यदि हम यहाँ तक देखें तो यहाँ तक क्या रह गई है, ये यहाँ पर रह गई है बाय 2, इसको कर लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक हो गई है बेरोजगारी। मतलब इतने जो मजदूर हैं वह क्या रह गए हैं, बेरोजगार रह गए हैं। हम मजदूरों का बोल रहे हैं तो यहाँ पर हमें अर्थव्यवस्था के सभी संसाधनों को मान के चलना है। सभी संसाधन, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, सभी क्या हैं, यहाँ पर बेरोजगार रह गए हैं जिनकी मात्रा इतनी है। ठीक, तो ये तो कौन सी स्थिति है, अपूर्ण या अल्प रोजगार की। ठीक है, मतलब कि रोजगार का स्तर निर्धारण तो हुआ है लेकिन पहले ही हो गया। इससे क्या हो गया है कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न हो गई है। इसके बाद देखिए पूर्ण रोजगार की स्थिति। अब पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या होगी, जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि ये जो संतुलन का बिंदु है ये होगा। अब पूर्ण रोजगार की स्थिति मान रहे हैं मतलब कि अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन हैं उत्पादन के, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, सभी को क्या मिल गया है, रोजगार मिल गया है। तब ये ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ये दूसरा वाला ग्राफ है, इसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम पूर्ति वक्र बनाएंगे, ये इस प्रकार से जाएगा पहले और फिर बाय अक्ष के समांतर हो जाएगा। समांतर होने के बाद अब यदि हमें पूर्ण रोजगार की स्थिति दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु पर हमारी जो समग्र मांग है वो इसे कट करेगी। तो यदि हम समग्र मांग वक्र इस प्रकार का बना दें कि वो इस बिंदु पर काटे तो यहाँ पर जो है क्या हो गया है, पूर्ण रोजगार की स्थिति। यहाँ पर कोई भी जो साधन है वह बेरोजगार नहीं होगा, तो ये पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी। इसके बाद एक स्थिति और उत्पन्न होगी जिसे हम अति पूर्ण रोजगार की स्थिति कह सकते हैं। अति पूर्ण रोजगार की स्थिति मान के चलिए अर्थव्यवस्था में हमारे जितने भी संसाधन थे सभी को क्या मिल गया है, रोजगार मिल गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ मांग उत्पन्न हो जाती है। बाजार में जितनी मांग है सभी संसाधनों को काम में लगा दीजिए, फिर भी उस मांग की हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति होगी अति पूर्ण रोजगार की स्थिति। इसको ग्राफ के द्वारा किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे, इसका ये वाला ग्राफ है। यहाँ पर देखिए हर ग्राफ में हम यहाँ पर एडी और एएस को प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर रोजगार को। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इसी प्रकार का कर लीजिएगा, एडी और एएस, इसमें भी एडी और एएस। ठीक है, और यहाँ पर रोजगार की स्थिति या रोजगार का निर्धारण। अब इसका ग्राफ यदि हम बनाएंगे अति पूर्ण रोजगार की, मतलब कि सभी संसाधनों को रोजगार मिल गया है, तो पहले तो ग्राफ इस प्रकार का बनेगा। तो सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर हमने ये पूर्ति वक्र बना लिया है और ये बाय अक्ष के समांतर हो गया। इसके बाद यहाँ से हम मांग वक्र यानी कि समग्र मांग वक्र बना लिया और ये क्या हो गया है, यानी कि एडी वक्र। ठीक है, और ये एएस वक्र, ये बन गया हमारा। इसमें एएस वक्र ये है, इसमें एडी वक्र ये है, ये एडी और ये एएस। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, छोटी छोटी परीक्षा में सभी बातों को आपको जिक्र करना है। अब यहाँ पर देखें हम तो रोजगार का निर्धारण बिंदु ये है। यहाँ पर जितने भी संसाधन थे या जितनी भी लेबर थी जिनसे हमें उत्पादन कराना है, या हमारे देश में, या हम ये कहें कि एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितने भी उत्पादन के साधन थे सभी को रोजगार यहाँ पर मिल गया है। यहाँ पर पूंजी भी सम्मिलित है, श्रम भी सम्मिलित है, मशीनरी भी सम्मिलित है, भूमि भी सम्मिलित है, सबको रोजगार मिल गया है। फिर भी बाजार में मांग रह जाती है, तो उस मांग को हम कहाँ दिखाएंगे, उस मांग को हम इस प्रकार से दिखाएंगे कि दूसरी भी फिर भी हम मांग की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मांग कौन सी होगी, इस प्रकार की। ठीक है, तो ये जो दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा, ये वाला ग्राफ ये अति मांग को दिखाएगा, अति मांग या फिर शेष मांग। ठीक है, अति मांग या फिर शेष मांग को प्रेजेंट करेगा कि बाजार में जितने भी साधन थे सभी को रोजगार मिल गया है, लेकिन फिर भी मार्केट में क्या बनी हुई है, मांग बनी हुई है, पूर्ति उतनी नहीं हो पा रही है। तो ये तीन स्थितियां यहाँ पर निकल कर आती हैं। देखिए ये कीन्स का रोजगार का सिद्धांत था। ठीक, हमें कुछ याद नहीं रखना है, जिस प्रकार से आय निर्धारण मॉडल समझा हुआ है उसी प्रकार से इस मॉडल को याद कर लीजिए कि जहाँ पर समग्र मांग समग्र पूर्ति बराबर हो जाएंगी वहीं पर रोजगार का स्तर का निर्धारण हो जाएगा। यही रोजगार सिद्धांत है कीन्स का। इसके बाद इन चार बातों पर हमें विशेष ध्यान देना है। क्यों देना है, क्योंकि देखिए ये कंडीशन हम कम व्याख्या कर पाएंगे इनकी जब हमें ये चीज़ मालूम होगी कि रोजगार में वृद्धि के साथ साथ एडी वक्र और एएस मतलब समग्र पूर्ति कीमत भी बढ़ती है और समग्र मांग कीमत भी बढ़ती है। ठीक,
लेकिन जो समग्र पूर्ति कीमत होती है वह समग्र मांग कीमत से अधिक बढ़ती है और बढ़ती हुई दर से बढ़ती है। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है कि जो समग्र पूर्ति वक्र है वह बाय अक्ष के समांतर हो जाता है। इन बातों का याद रखेंगे, उसके बाद इन 3 स्थितियों की हम आसानी से विवेचना कर सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। देखिए, एक साथ क्लास में पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है। आप भी यदि यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि वीडियो को ज़रा एक बार और देखिएगा। ठीक है, एक बार और देखेंगे तो जितने भी आपके कॉन्सेप्ट रह गए हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो रिवाइज करके देखना बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ क्या होती है, प्रैक्टिस मांगती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके डाउट क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बताइएगा, उसका सॉल्यूशन देने का या उसका आंसर देने का हम प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ अभी हम क्लास को बंद करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।